हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो कि बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट कंपलसरी पेपर है, आज मैं वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। कल मैंने इसकी फर्स्ट क्लास ली थी। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, आप उसे ज़रूर वॉच करिए। ठीक है। कल मैंने शिक्षा क्या होती है, कैसे होती है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर थे वो पढ़ाया था, प्लस औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा पढ़ाया था। लेकिन मेरे पास कमेंट्स आए थे कि मैम औपचारिक और अनौपचारिक का मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था, तो क्या आप प्लीज़ उस वीडियो को आप एक बार रिपीट कर सकती हैं। तो आज मैं बहुत ही शॉर्ट में बताने जा रही हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। औपचारिक शिक्षा जिसे आप फॉर्मल एजुकेशन होते हैं। साधारण भाषा में बात करिए कि ऐसी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो कि एक निश्चित समय पर, निश्चित जगह पर, निश्चित स्थान पर और निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा दी जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। मतलब निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित उद्देश्य के लिए दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, ट्यूशन में दी जाने वाली शिक्षा, महाविद्यालय विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से होता है जो कि आपको कभी भी और कहीं भी किसी भी स्थान पे प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आपको कोई भी स्थान, उद्देश्य, समय और कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, उस दौरान आपने कभी ऐसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा हो गई। या किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको ज्ञान मिल गया, वो भी आपकी अनौपचारिक शिक्षा हो गई। मतलब जो सुने सुनाए ज्ञान से आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। अब इसके लिए कोई आपका मतलब सिलेबस तो जिस मतलब एक डिफाइन नहीं होता है, ना ही कोई एक टाइम होता है कि आपको इसी टाइम पे मिलेगी। वो तो कभी भी राह चलते, कभी आप शॉप पे गए, आपसे जोड़ने में गलती हो गई, डॉक्टर आपके शॉपकीपर ने बताया कि नहीं नहीं बेटा ये तुमने जोड़ा गलत है, आपको वहाँ शिक्षा मिल गई। आप कभी खेल रहे हो, खेल के दौरान आपको आपके बड़े ने शिक्षा दे दी, तो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पे प्राप्त की जाती है। ठीक है। इसके बाद आपकी एक आती है दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। देख लीजिए, दूरस्थ शिक्षा इसे आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। देखिए, दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है दूर रह के प्राप्त होने वाली शिक्षा। जैसे कि आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन का ज़माना है, हर बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा का मतलब, दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य होता है घर पर रहकर ही प्राप्त होने वाली शिक्षा, मतलब कि विद्यालय से दूर रह के प्राप्त होने वाली शिक्षा आपकी दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। ठीक है, ये सभी को पता है। अब जैसे इसके फ़ायदा क्या होता है, आप चाहे तो इसके मेरिट्स भी लग सकते हैं, मतलब इसके गुण कि इससे आपके समय की बचत होती है, आपके श्रम की बचत होती है, आपके धन की बर्बादी नहीं होती है। ठीक है, और आप अपने ही घर पे रह के, अपने ही एक अनुकूल वातावरण में रह के उस ज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वो आपकी दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें इसकी कुछ विशेषताएं भी दिखाई गई हैं कि यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। सही बात है। इसमें आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर देते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययन के दौरान विद्यार्थी एवं अध्यापक में सीधा संपर्क संभव नहीं हो पाता है। इसमें द्विमार्गी संप्रेषण होता है। सही बात, या तो टीचर होते हैं या फिर स्टूडेंट। इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होता, मतलब कोई भी टीचिंग स्टाफ नहीं होता, कोई आया नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता, बस आप होते हो और आपका टीचर होता है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया, मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन है। इसके बाद देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है आपका, क्या पूछा गया है, औपचारिक शिक्षा से क्या आशय है। तो इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो जो मैंने आपको पढ़ाया है आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको ठीक है, ये तो फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि आज की जो प्रेजेंट की जो शिक्षा है, ठीक है, ये देखिए, ये चैप्टर 4 आता है। कल मैंने चैप्टर 3 तक आपको पढ़ा दिया। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे वॉच ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको अनौपचारिक शिक्षा से भी आया है, अनौपचारिक शिक्षा से क्या आशय है ये भी आप देख लीजिए। वह शिक्षा, एक क्वेश्चन आया है जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है। तो अनौपचारिक शिक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ बताइए, ये भी आपको पता है, दूर रह के शिक्षा को प्राप्त करना ही दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। इसे इंग्लिश में डिस्टेंस एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं।
अब हम लोग चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। देखिए क्वेश्चन आया है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं का वर्तमान में किस प्रकार उपयोग हो सकता है, बताइए। बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जैसे पास्ट में आपकी जो भी एजुकेशन दी जाती थी उसकी ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका हम प्रेजेंट में यूज कर सके। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, देखिए प्राचीन टाइम में आपको पता था कोई स्कूल वगैरह नहीं होता था, गुरुकुल आपके चलते थे। ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड में बच्चों को माता पिता वहाँ पे भेज देते थे, वहाँ जाते थे, वो गुरुओं की सेवा करते थे। ठीक है, सारा काम गुरु का करते थे, उनके लिए मतलब लकड़ियाँ वगैरह लेके जाते थे, उनका भोजन भी बनाते थे, पढ़ते भी थे, प्लस साथ साथ अपना काम भी करते थे। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो बस पढ़ते हैं, टीचर का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब जो है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा ना रह के छात्र केंद्रित रही है। पहले क्या थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले ये भिन्न हो गई। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। जैसे पहले आपको बात कर ले, देखिए इसमें लिखा भी है, इसमें जो लिखा है वो मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं केवल आपको अपनी भाषा में बताऊंगी ताकि आपको वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाए। उन्होंने क्वेश्चन यही किया था कि जो पास्ट की जो भी विशेषताएं उसका हम प्रेजेंट में कैसे उपयोग। सबसे पहले अगर हम अभी की बात कर ले तो हम धर्म संबंधी शिक्षा बच्चों को देख सकते हैं। क्यों, धर्म के प्रभाव में कमी। आपको पता है कि पहले जो है गुरुकुल में धर्म संबंधी शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को वेद पुराण उपनिषद वगैरह पढ़ाए जाते थे, सांस्कृतिक ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, संस्कार बच्चे में जन्म से ही उत्पन्न किए जाते थे, माँ बाप भी सिखाते, प्लस जब वो गुरुकुल में जाते थे तो उनको खुद ही से भोजन बनाना पड़ता था, गुरु के लिए भी अपने भी सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। ठीक है, लकड़ियाँ काट के जंगल से लाना पड़ता था, मतलब बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता था। उसके साथ ही उनको धर्म संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। अब जब धर्म संबंधी उनको शिक्षा दी जाती थी तो उनको पता होता था कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए गलत है, वो चीज़ उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में धर्म संबंधी कोई भी शिक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो इसका दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है आज के वर्तमान में शिक्षा जगत पे कि बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता है, उनको संस्कार के बारे में पता ही है, तो वो गलत सही बहुत जल्दी भटक जाते हैं अपने मार्ग से। ठीक है, अगर आप कभी देखते हो, आप रामायण वगैरह देखते हैं तो काफ़ी समस्याओं के हल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि जब भगवान भी इतने दुख झेले थे तो हम तो इंसान हैं, हमको तो ये करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसे ऐसे ज्ञान ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है, तो धर्म के प्रभाव में कमी। ठीक है, पहले में लोग धर्म संबंधी ज्ञान देते थे, लेकिन वर्तमान में कोई भी धर्म संबंधी ज्ञान बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका चरित्र निर्माण की उपेक्षा। ठीक, पहले क्या था, बच्चों को जो पढ़ाया जाता था वो तो पढ़ाया जाता, उसके साथ बच्चों की चरित्र निर्माण पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता था। चरित्र निर्माण इन द सेंस उनको सही संस्कार दिए जाते थे, उनमें सद्गुण उत्पन्न किया जाता था कि भविष्य में वो किसी भी मार्ग में जाए, चाहे वो गृहस्थ जीवन में जाए, चाहे वो सन्यासी जीवन को अपनाए, वो हमेशा सही मार्ग पर चले। लेकिन आधुनिकता में ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए आज की शिक्षा में ये ज़रूरी है कि चरित्र निर्माण पर भी बल दिया जाए। तीसरा, सामाजिक कुशलता की ओर उदासीनता। पहले क्या आता था, पढ़ाई के साथ सामाजिक कुशलता भी बनाया जाता, मतलब जैसे वो लकड़ियाँ काट के लाते थे, भोजन बनाते थे, है ना, गऊ चराते थे, दूध वगैरह निकालते थे गाय से। तो अगर वो बाई चांस गृहस्थ जीवन को भी अपनाते थे तो कम से कम जीविकोपार्जन का साधन तो उनका ऐसे ही हो गया कि लकड़ियाँ चरा के लाए, लकड़ियाँ बिन के लाए, लकड़ियों को बेच दिया, या दूध निकाला गाय से, दूध बेचने चले गए। तो अपने आप ही उनको पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंसी भी सिखा दी जाती थी। लेकिन हमारे वर्तमान समय में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, केवल पढ़ाई को एक मतलब एग्ज़ाम तक, परीक्षा तक और फर्स्ट डिवीज़न लाने तक ही सीमित कर दिया गया, जो कि इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो पहला तो धर्म संबंधी शिक्षा देनी चाहिए, ये चरित्र के निर्माण पर विशेष बल देना चाहिए, सामाजिक कुशलता की ओर बल देना चाहिए, नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना। पहले ऐसा नहीं था, पहले गुरु को गुरु समझा जाता था, उनकी इज्जत की जाती है। अगर गुरु खड़े हैं तो बच्चे बैठ ही नहीं सकते हैं, गुरु को मतलब एक भगवान के तुल्य समझा जाता। आजकल क्या है, टीचर की कोई रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानता, सब मतलब बस अपनी ही एड़ में रहते हैं और गलत तरीके से सोचते हैं कि अब हमने फ़ीस दी है तो टीचर झक मार के पढ़ाएगा। ठीक है, वो पढ़ाएगा, लेकिन रिस्पेक्ट तो आपको इसकी करनी है कि नहीं। वो जो कह रहा है बच्चा सुनना ही नहीं चाहता। गवर्नमेंट में तो प्राइवेट में तो तब भी थोड़ा बहुत डर रहता है, लेकिन गवर्नमेंट में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तो फ़ीस नहीं उनकी होती है, उनको लगता है कि बस
अब तो ये पढ़ाएंगे पर, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक को आपको पूरा सम्मान दो, और जो भी आपके लायबिलिटी, अगर जैसे पहले के ज़माने में क्या होता, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा था या कोई भी, लोग एक दूसरे की मदद करते थे, भाईचारे की भावना थी, एकता थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा दूर दूर तक का नहीं है। तो प्रेजेंट में आपको नागरिकों को अपने कर्तव्यों को विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। व्यक्तित्व के विकास की ओर कम ध्यान देना, ठीक। अब लोग अपनी पर्सनालिटी नहीं बनाते, पर्सनालिटी इन द सेंस ब्यूटी से बात नहीं हो रहा, मतलब आप अपना व्यक्तित्व सुधारिए, आप विनम्र बनिए, आप आज्ञाकारी बनिए, आप शिष्ट बनिए, आप ईमानदार बनिए। इन सब बातों को अगर आप अपनाएंगे तो नेचुरली ही आपका बच्चा जो है, जो पढ़ने आपसे आ रहा है, वो बहुत कुछ ज्ञान ले लेगा, ठीक है। यही सब इसमें बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जिसकी अभी मैं बात कर रही थी, ठीक, अभी मैंने गुरुकुल की ही बात की थी। तो ये गुरुकुल क्या है? एक नियत समय पर माँ बाप जो होते हैं, कुछ डिसाइड कर लिया जाता है, 6 साल 7 साल 8 साल, कि बच्चे को अच्छे से अपने मतलब गुरु के साथ भेज दिया जाता था। अब वहाँ वो जाता था, वहाँ पे वो अपने गुरु के लिए जो भी, मतलब जब तक बालिग नहीं हो जाता तब तक वेद पुराण उपनिषद वगैरह का खूब सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता था, और ज्ञान प्राप्त करने के पास वापस अपने गुरु के पास आता, तब वो पूरी तरीके से योग्य बन चुका होता था। अब ये उसके ऊपर निर्भर करता था कि वो आगे गृहस्थ जीवन को अपनाना चाहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, या सन्यासी बनना चाहता है, ठीक है, वो उसके ऊपर था। तो वही बता रहे हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के बीच सबसे पहली बात है कि अत्यंत मधुर संबंध रहते थे, मतलब, और जो शिष्य था वो गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा आदर का भाव व्यक्त करता है, गुरु को ही अपना सब कुछ मानता है, ठीक है। जिस प्रकार पिता अपना धन यश ज्ञान आदि सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित करता था। पहले के ज़माने में तप वगैरह भी चलता था, आपको पता होगा। अब ये आप पढ़ लीजिए कि प्रातःकाल सबसे पहले उठकर गुरु का अभिवादन करना। देखिए ये क्या क्या पॉइंट्स है। अभी क्या करते हैं लोग, बस एक फॉर्मेलिटी में, आधे बच्चे पीछे वाले खड़े ही नहीं होते हैं, आगे वाले खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कर लेते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी चल रही है आज के टाइम में। लेकिन पहले के टाइम में सबसे पहले उठते थे, उनका पैर छूते थे, मतलब चरण स्पर्श करते थे। फिर स्नान के लिए जल लाते थे, यज्ञ के लिए समाधि मतलब यज्ञ के लिए समिधा एकत्र करना, मतलब जो भी सामग्रियाँ वगैरह होती थी, समिधा मतलब सामग्रियाँ एकत्र करते थे। गुरु की गाय को चराते थे, गुरु के लिए भिक्षा भी मांग के लाते थे। आजकल अगर एक काम कह दो तो कहते हैं मैं कैसे करूँगा, मतलब इतना ज़्यादा पहले के टाइम में सम्मान होता था। गुरु के खेतों में काम करते थे, ठीक है, उनके लिए अग्नि प्रज्वलित करना, मतलब वही खाना वगैरह पकाना, गुरु की गृहस्थी के छोटे मोटे सभी कार्य करते थे। मतलब गुरु की पूरी तरीके से समझ लीजिए कि ये मान के चलते थे, जब तक आपको गुरुकुल में रहना है तब तक सारी जिम्मेदारियां आप ही को गुरु की निभानी है, ऐसे समझिए। और गुरु का केवल क्या काम है? आपको ज्ञान देना, तप देना, और आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व का विकास करना, आपको धर्म संबंधी शिक्षा देना, आपको सामाजिक कुशल बनाना, आपको अपने कर्तव्यों का बात याद करना, और आपके व्यक्तित्व का विकास करना, ये सब गुरु का काम होता था। और बच्चों का काम क्या होता था? मतलब जो भी वहाँ पे विद्यार्थी जाता था वो सब इन कामों को करता था, ठीक। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर ले रही हूँ। क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए सभी को पता है भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम क्या था? महामाया था। जो महामाया थी वो कुलीय वंश की थी। जन्म के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी माता की, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया है, ठीक। कुछ लोग उनको सौतेली माँ भी बोलते हैं, बट आप मौसी मानिए, क्योंकि मौसी ही थी, बाद में वो उनकी माँ बन गई थी, वो अलग की बात है, ठीक है। तो आप इनकी 2 विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए कि बौद्ध धर्म में क्या होता था। इसमें स्त्री शिक्षा पे बल दिया गया, ठीक है। पहली ऐसी स्त्री थी, ऐसी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी पहली स्त्री थी जो महात्मा बुद्ध के मठ में गई, तो वो उनकी पहली स्त्री जो थी वो उनकी मौसी ही थी, ठीक है। तो 2 विशेषता यही है कि इन्होंने स्त्री शिक्षा पे बल दिया, जनसाधारण की शिक्षा पे बल दिया, और भौतिक शिक्षा। वैसे तो बहुत से पॉइंट है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है आपको शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट आता है, तो आप बस 3 से 4 पॉइंट, चाहे तो आप एक और याद कर लीजिए कि गुरु और शिष्य संबंध, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं कि संघ छात्र की दिनचर्या, गुरु और शिष्य संबंध, मतलब इसमें गुरु और शिष्य संबंध बहुत ज़्यादा मीठे थे, बहुत मधुर थे। गुरु जो थे वो अपने शिष्य को संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण तप प्रदान करते थे। शिष्य अपने गुरु को भगवान तुल्य समझते थे, उनकी पूरी एकाग्रता से सेवा करते थे, उनके समस्त कार्यों का निर्वाह करते थे। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया गुरु शिष्य संबंध। दूसरा स्त्री शिक्षा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल वही मैं डिस्कस कर रही हूँ। स्त्री शिक्षा में आप लिखना कि
मतलब ये है कि बौद्ध जो आपका बौद्ध शिक्षा थी, इसमें स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष तौर पे बल दिया गया, ठीक है। बाद में स्त्री संघों में प्रविष्ट होने लगी, सभी को पता। और पहली स्त्री जो थी जो इनके संघ में मतलब जिसने पाँव रखा था वो इनकी मौसी थी। फिर जनसाधारण की शिक्षा मतलब बौद्धकालीन जो शिक्षा है, इन्होंने जनसाधारण की शिक्षा पे भी बहुत बल दिया, ठीक है। और पूरी शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी, मतलब कोई भी इसके लिए पैसे नहीं लेते थे, ठीक। फिर भौतिक शिक्षा, बौद्ध काल में भौतिक शिक्षा प्रदान करने की भी व्यवस्था थी। और इन मठों में सिलाई, सैनिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, भवन निर्माण, ये सब वगैरह के मतलब शिक्षा प्रदान की जाती थी, ताकि व्यक्ति जो है वो अपने आप अपना जीविकोपार्जन कर सके। यहाँ पे युद्ध विद्या के संबंध में भी व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, ताकि बाई चांस कभी कोई आप पे आक्रमण करे तो आप उसके लिए तैयार हो सकें। बस इस चैप्टर में इतना ही है। बाकी मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं अगर आप देखना चाहें, क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि मुस्लिम कालीन जो शिक्षा होती थी या मुग़ल कालीन जो शिक्षा होती थी उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आप यही लिखेंगे कि इसमें ज्ञान का प्रचार होता था, धर्म का प्रचार, ठीक है। बस पॉइंट पॉइंट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। ज्ञान का प्रचार, धर्म का प्रचार, भौतिक सुखों में वृद्धि करना, शासन का दृढ़ीकरण करना, ठीक है। संस्कृति का प्रचार करना, सभी को पता है ये लोग अपनी संस्कृति वगैरह, कला वगैरह में बहुत निपुण थे, तो उसका प्रचार करते थे। इस्लाम धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। और यही सब करते थे। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि मदरसा और मकतब क्या होता है, ये ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। देखिए मदरसा क्या होता है। मदरसा एक शिक्षा का केंद्र होता है। मदरसा शब्द जो है वो फारसी के दरस शब्द से निर्मित है। इसका अर्थ होता है व्याख्यान देना। मतलब कि मदरसा में सिंपल से आप जान लीजिए कि जो बालक होता है वो उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त करता है। मकतब वह स्थान होता है जहाँ बालक जो होता है वो लिखना सीखता है, ठीक। मकतब फारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, ठीक है। मकतब क्या है, फारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। इसका अर्थ है लिखना। मतलब वह स्थान जहाँ बालक लिखना सीखता है वो मकतब कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ प्ले स्कूल होता है, बच्चे जाते हैं प्ले स्कूल में पढ़ना लिखना, एकदम स्टार्टिंग से सीखते हैं, बेसिक से। वही चीज़ उनके यहाँ मुस्लिम के यहाँ मकतब होती है। तो मकतब वह स्थान होता है जहाँ बालक लिखना पढ़ना सीखता है, और मदरसा वह स्थान होता है जहाँ पे बालक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, ठीक। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक। और मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लगा। एक आप ये देख सकते हैं कि बस इतना देख लीजिए कि मुदारियल आयोग कब आया, तो मुदारियल आयोग 1952 में आया, ठीक है। मुदारियल आयोग कब आया, 1952 में आया। कोठारी आयोग कब आया, कोठारी आयोग पे कल हल्का सा आप देख लीजिए कि कोठारी आयोग 1964 में आया। कब आया कोठारी आयोग, 1964 में आया है। देख लीजिए भारत में अभी तक जितने भी आयोग नहीं थे उनमें से किसी ने भी शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों की जांच नहीं की। मतलब इसमें हर एक लेवल की जांच की गई। प्राथमिक शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा से और माध्यमिक शिक्षा का विद्यालय शिक्षा से संबंध रहता है, ठीक। बेसिकली ये आया कब था, 14 जुलाई 1964 पे आया, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो 2 अक्टूबर 1964 को आया, ठीक। क्वेश्चन यही आएगा कि इसका उद्घाटन कब हुआ। अब बच्चे टिक लगा के आएंगे कि ये बना कब। उद्घाटन अलग, उद्घाटन मतलब होता है इनॉग्रेशन, और कोई चीज़ बनना मतलब लागू होना, ठीक है। तो ये इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1964 को हुआ, लेकिन ये जो आपका बना था ये 14 जुलाई 1964 को बना, लेकिन इनॉग्रेशन इसका 2 अक्टूबर 1964 को हुआ, ठीक। एक क्वेश्चन आया है वेरी शॉर्ट में, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता है। मतलब अगर आपको बौद्ध मठ में शामिल होना है बच्चे को वहाँ पे पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उससे पहले वो लोग कौन सा संस्कार करवाते थे, वो लोग प्रवज्या संस्कार करवाते थे। प्रवज्या संस्कार मतलब कि जब आप बच्चा अगर उसको बौद्ध मठ में शामिल होना है उससे पहले उनका प्रवज्या संस्कार होता था, ठीक है। और एक उपनयन संस्कार भी होता है, यहीं पर मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए उपनयन संस्कार क्या होता है, जैसे अगर आप आजकल ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हैं या पीजी की डिग्री ले लेते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मतलब एक डिग्री मिलती है ना। आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो लोग टीवी वगैरह में देखा होगा वो ब्लैक टोपी लगाते हैं और उनको एक रोल फॉर्म में डिग्री दी जाती है और किसी गोल्ड मेडलिस्ट या ऐसे करके पुरस्कार मिलते हैं। तो वो जो
आज के टाइम में होता है दीक्षांत समारोह करके, वैसे ही पहले उपनयन संस्कार होता था। मतलब अगर बच्चा अच्छे से अपना पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, गुरुकुल में अच्छा समय व्यतीत कर लेता है, तो जब वो वहाँ से निकलता है तो उपनयन संस्कार होता था। ठीक, मतलब जैसे आपका जब आप लोग निकलते हैं तो दीक्षांत समारोह होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, होता होगा, आपको पता होगा। एलयू वगैरह भी कंडक्ट कराता है, कानपुर यूनिवर्सिटी करवाता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ अपनी करवाती है दीक्षांत समारोह। तो जैसे आज के टाइम में दीक्षांत समारोह होता है, पहले के वैसे ही टाइम में आपका प्रवज्य उपनयन संस्कार होता था। मतलब जब आप पूरा अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेते, अच्छे से पढ़ वर लेते, तो उपनयन संस्कार उसे बोलते हैं। और जब आप उस मठ में जाना चाहते हैं तो उसे प्रवज्य संस्कार बोलते हैं। ठीक है। अब संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं? तो संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र है। जब आप संघ में प्रविष्ट होते हैं तो उसे प्रवज्य कहते हैं। इसका अर्थ होता है बाहर जाना। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। मकतब मैंने पहले ही बताया था, मकतब में स्थान होता है जहाँ पे बालक लिखना पढ़ना सीखता है। मदरसा वह स्थान होता है जहाँ पे बच्चा क्या होता है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर चैप्टर 5 पढ़ाऊँगी। इसके बाद बस आप इतना याद कर लीजिएगा कि जो वुड ने घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की, या वुड की शिक्षा नीति, तो 19 जुलाई 1854 में। ठीक है, वुड ने या वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी, तो 19 जुलाई 1854 को। ये इनका हो गया। राधा कृष्णन आयोग कब नियुक्त हुआ था? 4 नवंबर 1948 को, मतलब 4 नवंबर 1948 को। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदारियल थे। और इनकी नियुक्ति हुई थी 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952 को हुई थी। ठीक, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो विद्या, ज्ञान और बोध और विजय के रूप में। ठीक, विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया जाता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो दो आए हैं, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है, सभी को पता है, मोक्ष कहाँ पे लिखा है? उपनिषद में लिखा है। ठीक, उपनिषद का अर्थ ही होता है मोक्ष। तो बौद्ध काल में मेल जो भी आपको ज्ञान दिया जाता था उसका बेसिकली पर्पज़ ही यही होता है, आपको मोक्ष दिलाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, मतलब सभी को पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा की जो विशेषताएं हैं ये आपसे नहीं पूछता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको कल पूरा अच्छे से फिर से एक बार देखूंगी तो आयोग एक हल्का सा शॉर्ट नोट्स दे दूंगी। बाकी इससे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस यही आता है कि ये आयोग कब आया था, ये आयोग कब आया था। तो जो आयोग आया था उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपका अगर मैं और पढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोग उतना बड़ा वीडियो देखते नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल करिएगा। ठीक है, डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि से जुड़े रहिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का डिजिटल अंजलि। ठीक है, और टेलीग्राम का डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर आपका वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।